टॉपिक है वॉल्यूम एंड एरिया। इसके बारे में जब डिस्कशन किया था हमने प्रीवियस पीरियड के अंदर, तो एरिया का मतलब क्या होता है? कवर्ड स्पेस। बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के द्वारा ग्रहित क्षेत्र क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। अब इसकी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो एरिया जो भी वस्तु है आपकी, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग शेप में होती है। कोई रेक्टेंगुलर शेप की होती है, कोई पेंटागोन होती है, कोई हेक्सागोन होती है, कोई आपका ट्रेपेजियम होता है, कोई स्क्वायर होता है, कोई ट्रायंगल होता है, कोई सर्कल होता है। डिफरेंट शेप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस सेक्शन ऑफ द एरिया। एरिया के क्षेत्र में अगर एरिया की तरफ अगर हम बात करें तो अलग अलग शेप आ जाती हैं और उनका एरिया हमें निकालना होता है। क्यों निकालना होता है इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि बहुत सी मेजरमेंट ऐसी हैं जिनमें कैलकुलेशन एरिया के आधार पर ही किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर किसी घर पेंटर को बुलाते हैं घर पे और ये कहते हैं कि व्हाइट वॉशिंग करनी है, व्हाइट वॉशिंग करनी है हमारे घर में, क्या प्राइस लोगे? तो वहां पे वो ये तो कहेगा नहीं कि 2 डिब्बे 3 डिब्बे लगा दूंगा तो इतने लूंगा, या 5 किलो लगा दूंगा तो इतना लूंगा। मतलब उसका कोई ऐसा मैटर नहीं होता। वो कहता है 20 रुपीस पर मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, 15 रुपीस पर फीट स्क्वायर, ऐसे बोलता है। तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है एरिया की। ऐसे ही अगर हम मकान बनवाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, तो वहां पर भी हमारे सामने बहुत सी दिक्कत होती है कि जैसे कि ओनर होता है, अब ओनर जो आपकी बिल्डिंग बनवाएगा, अपनी बिल्डिंग बनवाएगा, तो वो वहां पे है नहीं है। अब वो पीछे से काम करेगा नहीं करेगा, बहुत सी टेंशन रहती है। तो वो चाहता है कि भाई एक तरीके से सही काम हो, तो वो अपने को कह देता है कि भाई आप मेरे को ये बता दो कि कितने फीट स्क्वायर पे आप कितना रुपया लोगे, ताकि जब बन जाएगा तो मैं नाप लूंगा मेरा। अब आप चाहे बैठ के काम करो दिन में, चाहे आप 2 घंटे काम करो, चाहे दिन में आप 10 घंटे काम करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो लास्ट में जब ये बनेगा मैं तो इसको मेजरमेंट कर लूंगा। तो वहां पर हमें एरिया की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे कवर्ड स्पेस की जरूरत पड़ती है कि यानी कि जितनी भी आपके पास जगह है उसमें से जो भी काम हुआ है वो कितने स्पेस पे हुआ है, कितना स्पेस कवर किया गया। ठीक है। अब जो काम होता है ये काम डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से होता है। वो क्या होता है? वो डिफरेंट तरीके से इसलिए होता है क्योंकि शेप एक जैसी नहीं होती, हर जगह की शेप अलग अलग होती है। ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया, ये एप्लीकेशन हमें समझ में आई। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? containing capacity of an object। किसी भी वस्तु की धारिता की क्षमता। अब धारिता कहने का मतलब वो अपने अंदर कितना ले सकता है, वो उसकी धारिता कहलाती है। तो ये कैपेसिटी अगर किसी वस्तु की होती है तो उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन जिसे हिंदी में कहते हैं। इस एप्लीकेशन की भी हमें बहुत सी जगह पे जरूरत पड़ती है। कैसे? अगर हम एक गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें भी हमें टायर में हवा भरनी है, तो कितने क्यूबिक मीटर हवा उसमें है। एक टंकी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कितना पानी डाल सकते हैं उसके अंदर, ये भी हमें क्यूबिक आपका मीटर फीट जो भी होगा वो हमें पता लगाना पड़ेगा। बड़े बड़े कैंटर्स आते हैं जिसमें ऑयल आता है, जिसमें सिलेंडर के अंदर गैस भरी जाती है,
ये जो वस्तुएं हैं ये सब इनमें हम डालते हैं तो कैपेसिटी तो हमें पता होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा हो गया तो नुकसान हमारा ही है। वो चीज फट सकती है, जो उसमें हम डालेंगे वो बाहर निकल सकता है, तो लॉस हमारा ही है। तो पहले से हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी वस्तु है वो जिस शेप की है उसमें कितनी कैपेसिटी है कंटेन करने की। तो कंटेनिंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये आपकी वॉल्यूम हो जाती है। अब यहाँ पर शेप की बात आ जाती है कि अलग अलग शेप है तो अलग अलग वॉल्यूम, ठीक है। जैसी शेप होगी वैसा वॉल्यूम का फॉर्मूला बना, ये नहीं है। अब बात हम करते हैं कि एरिया में स्क्वायर बोला मैंने, स्क्वायर मीटर, जब हम एरिया निकालते हैं स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर ऐसे यूज करते हैं। और वॉल्यूम जो है वो हम जब निकालते हैं तो क्यूबिक वर्ड यूज करते हैं, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फीट, क्यूबिक किलोमीटर, इस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों? तो रीजन ये है, एरिया जो है वो आपकी टू डायमेंशनल शेप होती है, 2D शेप होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ये 2D शेप होती है। कभी भी पूछा जाए कंपटीशन में कि एरिया की यूनिट कौन सी है, 2D है, 3D है, कौन सी है, तो 2D होती है यूनिट एरिया की। क्यों? क्योंकि उसमें लेंथ इनटू विड्थ, दो चीज का मेजरमेंट लिया जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, फॉर्मूले हो सकते हैं अलग अलग बना रखे हो आपने, ट्राइंगल का अलग बना रखा हो, रेक्टेंगल का अलग बना रखा हो, स्क्वायर का अलग बना रखा हो, लेकिन सभी में यूज इन्हीं का होता है, उसी के आधार पर वो एरिया निकलता है। वॉल्यूम की जब बात करते हैं तो ये 3D शेप होती है, 3 डायमेंशनल शेप होती है, और इसमें लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट होता है। फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, वो हमारी सुविधा के अनुसार हमने बना रखे हैं ताकि आसानी से निकल जाए, लेकिन फॉर्मूला यही होता है वो कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो 3 डायमेंशनल होने की वजह से इसको क्यूबिक कहा जाता है, और ये 2 डायमेंशनल होने की वजह से इसमें स्क्वायर का यूज किया जाता है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब इन एप्लीकेशंस को हम थोड़ा बहुत जनरली यूज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो यूज किया जा सकता है। जैसे पहले एरिया पे बात आ जाती है कि हम एरिया निकालने बैठे हैं, तो सबसे पहले सिचुएशन क्या आती है, अब 2 या 3 दोस्त हैं, ठीक है, अब उनके सामने क्या दिक्कत है कि उन्होंने एक प्लॉट खरीद लिया। ये जनरली एक्टिविटी हम एक सीखते हैं कि उन्होंने प्लॉट खरीद लिया। अब खरीद तो लिया, अब प्लॉट खरीदा तो वो जरूरी नहीं है कि प्लॉट को जैसा चाहे वैसा ही शेप का हो, उसकी शेप ट्रायंगुलर जैसी भी हो सकती है, स्क्वायर जैसी भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर जैसी भी हो सकती है। अब वो चाहते हैं कि भाई हम हमारा प्लॉट का क्या करें, डिवाइड करें, आपस में बांटें इसको बैठ के, जितना पैसा लगा है उतना उतना आप अपना अपना पैसा दो, अकेला मैं थोड़ी दूंगा, वो ये कहेगा कि हम अपने हिस्से का पैसा हम देते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में बात यही आ जाती है कि पहले तो उसका एरिया निकालना पड़ता है कि एरिया के पास है कितना, ठीक है। तो बात वही आ जाती है कि लेंथ और विड्थ की मेजरमेंट हमें फाइंड करनी पड़ती है। अब ये प्लॉट अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लॉट तो एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है, प्लॉट तो एक ट्रायंगल जैसा भी हो सकता है, प्लॉट तो एक स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना, प्लॉट तो आपका एक ट्रेपेजियम जैसा भी हो सकता है, प्लॉट तो आपका एक रोम्बस भी हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। वो चीज जब पसंद आ जाती है तो शेप तो अब जैसी है वैसी वो आपको एडजस्टमेंट करना है। तो अब इनके कैलकुलेशन जब हम करें तो देखो रेक्टेंगल जो होता है, सबसे पहले जब एरिया की बात आती है तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कहीं से 90 डिग्री का एंगल बन सकता है या बना हुआ है, जब एरिया की बात आ जाती है।
लेंथ इनटू विड्थ का मतलब यही होता है कि एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। ये सीधा सा मीनिंग होता है लेंथ इनटू विड्थ का। इफ यू वांट टू गेट द एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फर्स्ट मीन दैट the perpendicular must be landed on the base। सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम किसी चीज का एरिया निकालना चाहते हैं तो सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यही है कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वस्तु का वो क्या 90 डिग्री पे एग्जैक्ट बेस पे लैंड कर रहा है, बन रहा है, ये हमें देखना होता है। अगर नहीं बन रहा है तो बाद में देखेंगे, और बन रहा है तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि पहले बात आ जाती है रेक्टेंगल शेप। आपका प्लॉट कैसा है? रेक्टेंगल शेप का। तो आपके माइंड से क्वेश्चन खत्म ही हो गया कि अरे क्या करना है, एरिया तो लेंथ इनटू विड्थ निकालना है, क्या? क्योंकि 90 डिग्री ऑटोमेटिकली बन रहा है, हमें क्या बनाने की जरूरत है? क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा है, ये इधर से नाप ले और एक इधर से नाप लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आपके सामने खत्म हो गया। सिंपल था, सिंपल वे। क्योंकि हमें चाहिए क्या? परपेंडिकुलर चाहिए, हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए। दोनों चीज आपको मिल रही है, 90 डिग्री एंगल आपका बन रहा है, तो दिक्कत क्या है? तो रेक्टेंगल में और स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से ये निकल जाता है। भाई आपने अपनी बुक में क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड होता है। अरे बना कैसे है साइड इनटू साइड? ऐसे ही तो बना है। साइड क्या है? लेंथ है। साइड क्या है? ब्रीथ है। बोलो दोनों तो एक जैसी है, तो एल भी क्या है? एस ऐसे कर देते हैं, एस इनटू एस, साइड इनटू साइड। बात तो वही है ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ या साइड इनटू साइड, बात तो वही है। तो यहाँ इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं आती है, बड़ा इजी वे है। जब आप एक परपेंडिकुलर का एरिया निकालने बैठते हैं, सॉरी जब आप एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने बैठते हो और जब आप एक स्क्वायर का एरिया निकालने बैठते हो, कितना अच्छा है। तो यहाँ पे ये हमें समझ में आ गया। अब बात आगे की शेप की आ जाती है। आपका रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, आपका पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल है, क्या करें उनका? उनका क्या निकाले भाई? मॉडिफिकेशन। एसएसटी में एक बहुत बड़ा रिसोर्स, व्हाट इज द रिसोर्स? रिसोर्स इज अ थिंग दैट इज मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर द नीड ऑफ themselves। खुद की फायदे के लिए, खुद के उपयोग करने के लिए वो क्या करता है? वस्तु में मॉडिफिकेशन कर देता है, फिर उसको इस्तेमाल कर लेता है, तो वो रिसोर्स है। तो इंसान की प्रवृत्ति ये है कि भाई मैं सुविधाजनक कैसे बनाऊं, कन्वीनियंट कोई वस्तु जो है वो मेरे को कैसे सेटिस्फाई करे, उसको कैसे यूज करूं मैं। वस्तुएं बहुत हैं, शेप बहुत हैं, लेकिन वो चाहता है कि इजी वे से कैसे इस्तेमाल करूं मैं उसको। तो इजी वे में उसने क्या करा कि भाई मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए, मेरे को बेस चाहिए, नहीं है तो मैं बनाऊंगा। बस बात, नहीं है तो मैं बनाऊंगा। क्योंकि हम फंसते कहाँ हैं? हम फंसते वहीं पे हैं जब हमें कैलकुलेशन नहीं आती। हम निर्भर हो जाते हैं, रिलाई ऑन करते हैं। जब हम किसी पर रिलाई ऑन करते, कितना आएगा, अगले ने मन में आया वो इतना है, ठीक है भैया इतना आएगा, इतना आएगा तो इतना ही है। मारवाड़ी ने कहावत नहीं सुनी क्या? अंधा पीसा कुत्ता खा। सीधी सी बात है। तो भाई जिसको नॉलेज ही नहीं है तो भैया पीछे जाओ तुम, और कुत्ते को खाए इंतजार करते रहना कि मैं कब खाऊंगा। तो वो है, नॉलेज अगर है तो भैया आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और अगर नॉलेज नहीं है तो अगला जो बताएगा वही मानना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो एरिया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल आ गया, ये सिचुएशन लोगों के सामने आई तब उन्होंने उसको मतलब उसको सोल्व किया और एक नई थिंग बना के दी ताकि नेक्स्ट जनरेशन को समझ में आ जाए कि कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले जब एरिया हम निकालने बैठते हैं ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का एरिया क्या किया जाता है कि ये आपका ट्रायंगल शेप है। अब ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तीन अलग अलग प्रकार के ट्रायंगल होते हैं।
ये मैं पहले बता देता हूँ, एक छोटी क्लासों में आपने पढ़ा था। ये रेक्टेंगल हो गया, ये एक्यूट हो गया और ये ओब्ट्यूज हो गया। इनमें खास बात क्या होती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें तीनों की तीनों एंगल 60 बिलो 90 डिग्री होता है, बिलो 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री का होता है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वन एंगल मोर देन 190 बिलो 180 ये होता है। तो ये तीनों सिचुएशन हमारे सामने है। अब जब इनका एरिया निकालें तो हमारे पास तो एक फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रीथ, ये फॉर्मूला है। अब इसमें लेंथ कहां से लाएं और ब्रीथ कहां से लाएं, है ना? तो यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ लाने के लिए हम क्या करें कि भाई ये 90 डिग्री तो बन ही रहा है, पहले हम राइट एंगल की बात करें, 90 डिग्री तो बन ही रहा है और बेस भी हमारे पास है। तो अगर हम इसको बेस मान लें और इसको लेंथ मान लें तो ये एरिया तो बन सकता है, लेकिन एक दिक्कत है, फिर इसमें और इसमें फर्क क्या होगा, फिर तो एक जैसे हो जाएंगे और एक जैसे है भी नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो आखिरकार वो प्रॉब्लम क्या है? जो ट्रायंगल होता है वो देखिए क्या होता है, ये मैंने क्या कर दिया, बीच में से दो टुकड़े कैंची चला दी बीच में से, एक इधर का और एक इधर का, दो ट्रायंगल बट गए, दो ट्रायंगल बट गए। ये रहा आपका बेस, ये रहा आपका परपेंडिकुलर और ये रही आपकी तीसरी साइड और ये रहा 90 डिग्री एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो जनरली नॉलेज आपको क्या मिली, अरे रेक्टेंगल को अगर बीच में से ऐसे काट देना तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो दिमाग में एक बात है कि अरे जो उसका एरिया उसमें भी कैंची मार दो ना, तो कैंची मारने का तरीका है ये, हमने भी कैंची मार दी 1/2 into length multiply width बन गए। कहां दिक्कत हुई बताओ? यानी कि हमने उसको क्या किया, अपने माइंड में डेवलप किया, आगे बढ़ाया उस चीज को, समझ में आया कि हमने सीखा कि इसको कैसे निकाला जा सकता है। इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, नॉलेज। इसी को नॉलेज क्यों कहते हैं? भाई तुम इंजीनियर तो बन गए, अब तुम क्या कर सकते हो? हम तो वो कर सकते जो क्लास में करा, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं काय इंजीनियर हूं, इंजीनियर तो वो कहलाएगा ना जो अपनी क्रिएशन से कुछ नया कर देगा, बोलेगा तो ये कर दिया, तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, आप किसी के पास नहीं है। तो बात वही है, केवल इतना सीखने से कुछ नहीं होता, तुम्हारा माइंड क्या कर सकता है, तुम क्या कर सकते हो उसके लिए, समझ में आई बात? वो चीज है। तो अगलों ने क्या किया, अगलों ने दिमाग लगाया कि यार ऐसे भी तो हो सकता है, तो उन्होंने अपनी तरफ से फॉर्मूला बना दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, वो आपका जो रेक्टेंगल होता है उसके एरिया का आधा होता है। तो उसने क्या कर दिया, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब दूसरों का एरिया निकालें, है ना? तो दूसरों का एरिया कैसे निकालें, क्या तरीका हो, आखिरकार क्या करा जाए, ये सोचने वाली बात है। सोचो क्या करें, एक ये बच गया और एक ये बच गया, एरिया तो इनका भी चाहिए है? अब इनका कैसे निकालें, कहां से लाए, परपेंडिकुलर, कुछ तो करना पड़ेगा ना, परपेंडिकुलर लाना पड़ेगा है? तो भाई जब इसका एरिया निकालने की इच्छा हुई तो हमने सोचा ये ऐसा है, तो परपेंडिकुलर कैसा होता है, एकदम सीधा सीधा होता है ना? और ये परपेंडिकुलर खींचा कहां से, ये वर्टेक्स है, चीज जिसे बोलते हैं हिंदी में, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। दिमाग में आया कि वर्टेक्स से अगर सीधे सीधे 90 डिग्री बना दें तो उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसका वर्टेक्स तो यहां दिख रहा है मेरे को, मैंने सामने वाले को आया तो यहां से पकड़ना 90 डिग्री बना देता, बन गया नहीं। अब क्या चाहिए तुम्हें, बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये तो तुम्हारा परपेंडिकुलर नाप लो और ये तुम्हारा बेस रहा, उसको नाप लो। आया ना बात समझ में? ये बेस आपके नीचे है, सामने है, ये रहा, और परपेंडिकुलर ये रहा, और चाहिए क्या तुम्हें, 1/2 तो होना ही होना है।
क्यों? साफ देखा था अभी आधा होता है, उसका आधा होता तो आधा तो होना ही है। तो ये तो आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका बेस हुआ, यानी ये आपकी लेंथ हुई, ये ब्रेथ हुई, या फिर ये लेंथ हुई, ये ब्रेथ हुई, निकल गई। समझ में आया? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरिया इसका निकाल। अब बात आ जाती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, ये वाला। इसका परपेंडिकुलर कहां से पकड़ के लेके आए? आखिरकार इसका क्या करें, क्या इलाज करें? तो क्या बड़ी बात है, वर्टेक्स जरूरी थोड़ी है ये वाला यूज करें, वर्टेक्स तो कहीं से भी यूज कर सकते हैं। यहां से 90 डिग्री बना दो पकड़ के, ये जैसे 90 डिग्री बनेगा, इधर से मेजरमेंट नाप लो, इधर से मेजरमेंट नाप लो, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, यानी कि आपके पास एरिया है। तो ये सिचुएशन है, कभी भी एप्लीकेशंस को सीखने का मतलब ये नहीं है अरे तू सोता बहुत है यार क्लास में, मुझे पता क्या देख रहा है, ये फर्श देख रहा है तू नीचे, ठीक है, औरों को नहीं बोल रहा मैं, तेरे को ही बोल रहा हूं मैं। तो बात क्या है कि जो जनरल एप्लीकेशंस है हमारे पास, उसको केवल किताबों में इस्तेमाल नहीं करना है, रियल लाइफ में उसको यूज करना है। और रियल लाइफ में वही तभी यूज करोगे जब उसके बारे में सोचोगे। बट वी हैव नो टाइम टू थिंक, हमारे पास समय ही नहीं सोचने की, क्योंकि मीटिंग होती है हमारे कभी शाहरुख खान से, सलमान खान से, हैं, कभी मोदी जी से, कभी अशोक गहलोत से, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग लेके रखते हैं, टाइम भी तो है ही, कमी है हमारे पास। और जब तक ये टाइम नहीं निकालोगे ना, तब तक चाहे तुम करते रहो कुछ भी, कि बेसिक की बात हुई तब बेसिक में मैं जब किताब पढ़ा रहा हूँ या फिर लेसन पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, उस समय मैं ये बातें नहीं करूंगा, मैं पहले बता रहा हूं बेसिक बातें तो बेसिक ही बात करूंगा मैं। तो टाइम निकाला करो इन चीजों को, सोचने की कोशिश करा करो। अरे कहते हैं कि भाई हमारे टाइम में तो क्या था, इतना कुछ डेवलप था ही नहीं, आज के समय में तो नॉलेज लेने के लिए बहुत कुछ है। पर फर्स्ट यही है कि हमें तो चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, 100 में से 90% को क्या चाहिए? बोले किसी ने कहा पार्टी करते हैं। अब पार्टी का मतलब क्या होता है, बैठो बात करो थोड़ा बहुत खाओ पियो, यही होता है। लेकिन एक आएगा बाइक लेके, दूसरा पार्टी में क्या कहेगा, घर वाले तो है नहीं, लिया समझ में आ रही है मेरी बात? दूसरी चीज पकड़ेंगे, फर्स्ट चीज को पकड़ना ही नहीं है। क्या कर रहे हो तुम, मोबाइल पे आ गए, अरे वहां पे बहुत सी चीजें दी गई है, बहुत सी टीचर पढ़ा रहे हैं, नॉलेज भी दे रहे हैं, बनवारी लाल की कॉमेडी देखो, ये हर बार नया गाना यही देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम वही है, टाइम तो तुम्हारा स्पेशल है, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि दो ही टाइम होते हैं। वैसे तो टाइम क्या है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इसको वैसे निकाल दो चाहे, क्या हो गया, बेस इनटू तो ये देखो, मैं वो तरीके बता रहा हूं कि एक सिचुएशन नहीं है तुम्हारे सामने, एक मैथ का क्वेश्चन दे दिया फिर उसका आंसर निकालना है। मैं तो जनरली वो चीज सिखा रहा हूं, अगर आप अपने लैंड जो आपकी है उसका एरिया निकालने बैठो, अगर तुम्हारे मन में आए कि हम एरिया निकाले, तो ये आराम से निकल सकते हैं। बस आपको ये देखना है उसकी शेप कैसी, ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम में क्या है, अब ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम एक तो ऐसा होता है ना, और एक ट्रेपेजियम ऐसा होता है, दो प्रकार का होता है। तो इससे हम दो परपेंडिकुलर खींच देंगे, एक तो ये खींच दिया, एक ये खींच दिया, तो ये दो ट्रायंगल हो गए अलग अलग। तो इन ट्रायंगल का अलग अलग निकाल लो, बीच में रेक्टेंगल हो गया, इस रेक्टेंगल का अलग निकाल लो, ठीक है। इसका एक चीज दो, ये तो रेक्टेंगल हो गया, और ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का निकाल लो,
और एक रेक्टेंगल। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो फॉर्मूले मैंने करे हैं वो बेसिक आधार पे आपको सिखा रहा हूँ कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूले आपको जो भी बने हुए हैं वो लगाओ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत पड़े। अगर आपको जनरल नॉलेज है तो आप एक ही फॉर्मूले से लेकर के ट्रैक से आप चलाते जा रहे हो और आपके सारे ये निकलते जा रहे हो, कहीं गलत नहीं आएगा। वहां नापने में ये थोड़ी कहेगा अरे रोम्बस के फॉर्मूला तूने ये क्यों नहीं लगाया 1/2 इंटू d1 इंटू d2 क्यों नहीं लगाया? अरे तेरे को क्या मतलब है, मेरा एरिया निकालना है मैंने, कैसे निकाल दूं मैं? जनरल बात है, सीधी सी बात है, आंसर तो वही आना है। समझ में आया? तो सारा का सारा एरिया देख लो, चाहे लेंथ इंटू विड्थ से ही निकला है और किसी से नहीं। तो इसलिए ये टू डायमेंशनल शेप है। फिर उसकी प्राइस निकालनी है। एरिया जब आपने निकाल लिया तो प्राइस निकालनी है। अब हम प्राइस निकालने, सिंपल सा तरीका है, कैलकुलेशन में एक ही नियम याद रखना पड़ता है, 1 यूनिट की प्राइस कितनी है। अगर आपको मालूम है तो आप कितनी भी यूनिट की प्राइस निकालो, आराम से निकल जाएगी, सिर्फ मल्टीप्लाई करना। तो जब इसका एरिया निकाला तो ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस कितना है। अगर ये फीट में है तो 1 फीट स्क्वायर का प्राइस कितना है। अगर ये किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर स्क्वायर का प्राइस कितना है। ये आपको ध्यान रखना है और उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मान लीजिए इसका एरिया मैंने निकाला 500 मीटर स्क्वायर और इसका प्राइस जो है वो है 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मैंने बताया पर मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का 100 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, 2 जीरो पीछे लग जाएंगे, यानी कि 50,000 प्राइस आ गया इसका। ऐसे व्हाइट वॉश करनी है, घर में सफेदी करवा दी, एरिया आपने निकाल लिया, अब उसको पैसे देने हैं, वही बताओ कितने फीट स्क्वायर लिया तुमने, 20 रुपए, 20 से शुरू कर दो उसके एरिया को, ऑटोमेटिकली आपके सामने क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा।